Vouching of rental income. What? Vouching of rental income. So auditor should check the following points. What? Supporting documents. Documents like rent receipts, copies of rent receipts, पे इन स्लिप्स. रेंट आया तो डिपॉजिट तो किया होगा बैंक में, उसका पे इन स्लिप तो चाहिए ना बैंक में डिपॉजिट करने. बैंक में डिपॉजिट करोगे तो पे इन स्लिप तो आपके पास ही रहेगा ना. बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो फाड़ के एक स्लिप देता है छोटा सा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो पे इन स्लिप आपको ही देगा ना, तो वो भी एक प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है. और रेंट एग्रीमेंट, तो ये सब चेक करेगा. नेम, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस पे क्लाइंट से रिलेटेड वो रहना चाहिए, क्लाइंट का नाम ही रहना चाहिए, दूसरे किसी का नहीं होना चाहिए बेटा, नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, नेम हो गया. देन वो डेट. डेट मतलब जो भी रेंट रिसिप्ट है या जो भी पे इन स्लिप में, बैंक बुक में जो भी एंट्रीज है वो कर, देखो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड, शुड पर्टेन टू करंट ईयर, और सबका अमाउंट टैली करना चाहिए. ऐसा नहीं पे इन स्लिप में जो डिपॉजिट किया है तो ज्यादा रहे. ज्यादा हो सकता है कि अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो, अगर आपने दूसरा कोई भी रिसिप्ट अगर डिपॉजिट किया साथ में तो हो सकता है ज्यादा, लेकिन जो भी बैंक बुक, आपके बैंक बुक में एंट्री दिख रही है कि रेंट रिसिप्ट से इतना इनकम आया है, रेंट रिसिप्ट पे एंट्री, वो सब मैच करना चाहिए. जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर तो अमाउंट मैच करना ही चाहिए ना यार, बराबर है. डिफरेंट अमाउंट रहेगा तो कैसे चलेगा, रेंट एग्रीमेंट में कुछ अमाउंट है और रिसिप्ट कर रहा है दूसरा अमाउंट, तो ऐसा नहीं होता. अमाउंट टैली करना चाहिए और जो भी रहेगा वो करंट ईयर से रिलेटेड रहना चाहिए. करंट ईयर से रिलेटेड, शुड पर्टेन टू द करंट ईयर, बराबर है. मालूम पड़ा. प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी रिसीव किया तो उसका अलग डिस्क्लोजर होगा, ट्रीटमेंट उसको प्रॉपरली शो करो कि ये प्रीवियस ईयर का है, हो सकता है, राइट. तो डेट ऑन द रेंट रिसिप्ट इन द बैंक बुक एंड इन द पे इन स्लिप शुड टैली एंड पर्टेन टू व्हाट, करंट ईयर से रिलेटेड हो. सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, कॉमन सी बात है. नंबर, सीरियल नंबर में क्या बोल रहा है, सीरियल नंबर ऑन द रेंट रिसिप्ट, जो रेंट रिसिप्ट एंड बैंक वाउचर्स, serial numbers on the rent receipts and bank voucher should be continuous. Rent receipts and bank voucher should be continuous and tally with those in the bank book. तो नंबर वाइज होना चाहिए. रेंट रिसिप्ट जो सीरियल नंबर का तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, सीरियल नंबर, अगर सीरियल नंबर मिसिंग होता है तो कुछ ना कुछ तो घपला है, बराबर है कि नहीं. तो सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए. सीरियल नंबर शुड बी कंटिन्यूअस एंड टैली विद दोज इन द बैंक बुक, कॉमन सी बात. अमाउंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, फिगर्स एंड वर्ड्स में, अमाउंट फिगर एंड वर्ड्स में होना चाहिए ऑन द बैंक रिसिप्ट वाउचर, और वो टैली करना चाहिए अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक रेंट रिसिप्ट, पे इन स्लिप, एग्रीमेंट से, सबसे टैली करना चाहिए. और अमाउंट सिर्फ फिगर्स नहीं, वर्ड्स में भी होना चाहिए, याद रखो. ठीक है. फिर पीरियड में क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन द रेंट रिसिप्ट शुड टैली विद द पीरियड मेंशन्ड इन द रेंट एग्रीमेंट. भाई अभी आपको रेंटल इनकम मिली है तो कितने पीरियड का मिला है, बराबर है, कितना अमाउंट है, वो सब रेंट एग्रीमेंट से टैली करना चाहिए. दैट्स इट, बराबर. तो ये मतलब पूरा देखो, नॉर्मल इन जनरल, इन जनरल जो हम चेक करते हैं, अगर रेंटल इनकम आया है, कोई भी एक प्रोफेशनल अगर चेक करेगा तो ये सब नॉर्मल डेटा है, ये सब उसको देखना ही पड़ेगा. कितने कितने मंथ्स का मिला है रेंट रिसीव, रेंट एग्रीमेंट में क्या अमाउंट था, उसके बेसिस पे मिला है क्या, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग. यही सब है, यही सब है, माया है सब कुछ, समझा. तो माया कुछ नहीं है, जो समझ पाया है उसके लिए सबसे सिंपल है बेटा, तो याद रखने का. तो ये सब कॉमन पॉइंट्स है, क्या कॉमन पॉइंट्स, राइट, क्या बेटा, कॉमन पॉइंट्स. फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं उसको, सिग्नेचर. सिग्नेचर तो होना ही चाहिए ना बेटा, सिग्नेचर तो आपका एकदम सिग्नेचर से ही तो मालूम पड़ता है कि जेन्युइन है कि नहीं ट्रांजेक्शन. तो अभी देखो, जो रेंट एग्रीमेंट होगा एंड रेंट रिसिप्ट होगा should be signed by an authorized official. Rent agreement and rent receipts should be signed by authorized official. जो authorized person है, authorized officer है, उसका साइन होना चाहिए. वो भी किसका, ऑफ द क्लाइंट, टू इंडिकेट अप्रूवल. हाँ अप्रूवल है भाई, हाँ. रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसिप्ट्स शुड बी साइंड बाय एन अथॉराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट टू इंडिकेट अप्रूवल, कि हाँ अप्रूव्ड है, सब कुछ है, एग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी है, रिसिप्ट्स मिला है, पैसा मिला है, इनकम आया है, दैट्स इट. सिग्नेचर ही तो बताता है वैलिड है, जेन्यून है क्या, जेन्यूननेस, जेन्यूननेस बताते हैं रे बाबा, और क्या है. देन पे इन स्लिप एंड बैंक रिसिप्ट वाउचर, जो पे इन स्लिप है एंड बैंक रिसिप्ट वाउचर शुड बी साइंड बाय, जो पर्सन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसका साइन तो होना चाहिए, सिग्नेचर, बराबर, सिग्नेचर होना चाहिए, एंड बाय द पर्सन
एंड बाय द पर्सन मेकिंग एंट्री इन द बैंक बुक। और जो पर्सन बैंक बुक पे एंट्री कर रहा है उसका भी तो साइन होना चाहिए। वाई 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 सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर। भाई साइन होगा तो रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई हाँ आपने चेक किया है, चेक करके साइन मारा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने भाई साइन मारा है मतलब आपने चेक किया रहेगा ना, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कुछ भी अगर इन फ्यूचर कुछ मिस्टेक्स होगा, एरर्स होगा, फ्रॉड्स होगा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव मेड द सिग्नेचर। ओके, सो सिग्नेचर में याद रखना जो भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल है उसका सिग्नेचर होना चाहिए टू इंडिकेट अप्रूवल। एंड द पर्सन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट person preparing the documents and person making entry, person making entry उसका भी साइन होना चाहिए। person making entry in the bank book so as to fix the responsibility for any error। कुछ भी एरर होगा सिग्नेचर होना चाहिए, जेन्युइननेस होना चाहिए। सिग्नेचर से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि भाई हाँ अच्छा ऐसा है क्या, इसका साइन है मतलब इससे पूछना पड़ेगा मेरे को, भाई क्या है बता मेरे को, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपना डिफरेंस बता रहा है, समझा कि नहीं। तो सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एरर्स, क्या एरर्स में क्या बोल रहा है, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। ये तो ऑडिटर का काम ही है। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि भाई कोई एरर या एरर ऑफ कमीशन या ओमिशन नहीं होना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, या कुछ अमाउंट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ गलत कमिट नहीं करना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर। मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर, ये सब तो कॉमन चीज है। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द ट्रांजेक्शन। वो ज्यादा करके किसके ऊपर फोकस करेगा, जो ट्रांजेक्शन क्लोज टू ईयर एंड है, जो ईयर एंड के क्लोज है, दैट इज कट ऑफ डेट, टू सी दैट अमाउंट एक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। बताया ना अभी पहले ही बताया कि कुछ अमाउंट एक्रूड है क्या, इस साल का करंट ईयर का कुछ एक्रूड है क्या, कुछ बाकी है क्या, तो उसको एडजस्ट किया है कि नहीं, कुछ एडवांस मिल गया, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट इनकम एडवांस में मिल गया, एडवांस, तो उसको भी प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है कि नहीं। अब वो एडवांस मिल गया तो तुम करंट ईयर का दिखाएगा, अरे करंट ईयर में मिला, एडवांस है, अपना इनकम है, नहीं रे बाबा, नो, कि नो चल बे। अरे भाई एडवांस मिला ना आपको, तो एडवांस किससे रिलेटेड होता है, वो नेक्स्ट ईयर का हो गया, वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है ना बेटा, समझा। तो आपने अगर समझो रेंटल इनकम आपको मिल गई, किसी ने एडवांस दे दिया, नॉर्मली तो मिलता नहीं है रेंटल इनकम एडवांस में, वो तो डिपॉजिट मिलता है, लेकिन रेंटल इनकम अगर एडवांस में मिल गई तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई ना, बिकॉज नाउ यू आर लाइबल। अब यू आर लाइबल टू गिव, जो भी अपना टेनेंट है उसको आपको घर देना ही पड़ेगा, उतने महीने के लिए देना ही पड़ेगा, आप उसको निकाल नहीं सकता है, समझा। तो कोई भी इनकम अगर रिसीव करता है इन एडवांस में तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए देखोगे आप अकाउंट्स में अगर एंट्री पास करते हो या जो भी है, कहीं भी पोस्टिंग करते हो, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर कहीं दिखा आपको, क्या दिखा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर आपको दिखता है तो आप क्या बोलते हो, लाइबिलिटी हमारी, ठीक है, मालूम पड़ा। ऑथराइज्ड ऑफिशियल मतलब जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है बेटा, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है, रेंट एग्रीमेंट हो या रेंट रिसिप्ट हो, उसके लिए एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल तो होगा क्लाइंट का, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑफिसर का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा उस पर, तब तक वो अप्रूव ही नहीं होगा ना। रेंट एग्रीमेंट होगा तो ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर चाहिए, रिसिप्ट मिल रहा है, रेंट का पैसा मिल रहा है, बराबर। रेंट का अगर पैसा मिला है तो उसके लिए भी ऑथराइज जो पर्सन है, ऑथराइज पर्सन, उसका सिग्नेचर साइन होना जरूरी है, बराबर। तो वो अप्रूवल देगा कि हाँ भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा आने वाला है, जो भी है, राइट है। तो ऑथराइज जो भी ऑफिशियल रहेगा उसका साइन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन हो ही नहीं पाएगा। ऑथराइज मतलब उस पर्सन ने वो ऑथराइज हो चुका है, बराबर है, उस ऑफिसर ने ऑथराइज किया है, इसको अप्रूवल दे दिया है, मतलब ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, इतना पैसा आपको मिलने वाला है या मिल गया, समझा कि नहीं। क्या ईयर एंड के ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज कट ऑफ डेट वाले ट्रांजेक्शन पे। तो ये सब अपने इंपॉर्टेंट नॉर्मल पॉइंट्स है जो कि ऑडिटर को इन कंसिडरेशन लेना पड़ता है, बराबर है, फॉर वाउचिंग ऑफ रेंटल इनकम। देन क्या देखेगा ऑडिटर, प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं, कॉमन सी बात है, प्रॉपर अकाउंटिंग है कि नहीं, हुआ है कि नहीं प्रॉपर अकाउंटिंग। The auditor should check whether the entry is correct according to the basic principles of accounting, बराबर है। अकाउंटिंग तो भाई वो ऑडिटर तो चेक करेगा ही, प्रॉपर अकाउंटिंग है कि नहीं, करेक्ट, मालूम पड़ा कि नहीं। अभी हो सकता है कि सामने वाले ने रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंट प्रॉपर्टी, अभी जैसे वैकेंट है प्रॉपर्टी पे, वैकेंट मतलब कोई नहीं है, भाड़े पे है ही नहीं, वैकेंट प्रॉपर्टी इज नॉट शोन एज ड्यू,
हाँ वो भाड़ा है ही नहीं, उस पे कोई रह ही नहीं रहा है, बराबर है। अब उसको दिखाओगे कि इतना इनकम मिलने वाला है, ऐसा थोड़ी होता है। जब कोई रहेगा तो मिलेगा ना यार, तब किसी को देगा आप, उसको रेंट पे देगा तो इनकम एक्रू होगा। आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है और आप बुक में दिखा रहे हो इनकम एक्रू, असेट बढ़ा रहे हो आप, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, समझा? चलबे का नो चलबे, राइट? मालूम पड़ा, ये नहीं चलेगा, करेक्ट? सो प्रॉपर अकाउंटिंग शुड बी देयर, proper accounting should be there, no fictitious transactions should not be there, fictitious transaction should not be there। कुछ भी ऐसा सोच के आप बना दोगे, ऐसा नहीं चलता है, बराबर है? कि मेरा घर खाली है, मेरे को इतना रेंट मिलने वाला है, मतलब जो भी है, एक हाउस में मैं रह रहा हूँ, दूसरा हाउस मेरा खाली है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि रेंट मिलने वाला है, या थर्ड हाउस में रेंट मिलने वाला है। अभी तो आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया 2 हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, पहले तो एक ही था, ठीक है? फिलहाल वो टैक्स हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है? सो रिकंसिलेशन, ये सब प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए। रिकंसिलेशन में क्या बोल रहा है? रिकंसिलेशन, द रेंट शुड बी रिकंसाइल्ड विद द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। रिकंसाइल करना है, देखो रिकंसिलेशन भी करना है उसको, कि जो भी रेंट है शुड बी रिकंसाइल्ड विद द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द प्रॉपर्टी रजिस्टर मेंटेन। कंपनी के पास, क्लाइंट के पास एक प्रॉपर्टी रजिस्टर होगा, उस प्रॉपर्टी रजिस्टर से वो क्या करेगा, पूरा चेक करेगा, मेन मतलब मैच करेगा, रिकंसाइल करेगा रेंट को, कितना रेंट मिला है, बराबर है, विद द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कितना रेंट आ रहा है, एवरीथिंग। तो ये तो भाई ऑडिट करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है ना, वो तो करना ही पड़ता है। रिकंसाइल नहीं करेगा तो मालूम कैसा पड़ेगा कि प्रॉपर्टी रजिस्टर में क्या है, उसके बेसिस पे कितना रेंट आ रहा है, इस प्रॉपर्टी से कितना आना था। अगर यही नहीं करेगा तो क्लाइंट तो आराम से कुछ भी कर सकता है घपला, टैक्स बचाने के लिए, समझा कि नहीं? तो रिकंसिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिस्क्लोजर, अब डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, बेटा अभी अगर क्लाइंट को रेंट मिल रहा है, रेंट, उसका बिजनेस, जो भी वो बिजनेस कर रहा है, वो समझो ट्रेडर है, अब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, उसने प्रॉपर्टी खरीदा है, प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, बराबर है? तो अगर कुछ रेंट आ रहा है उसको, तो वो रेंट तो उसका बिजनेस है नहीं, वो क्या उसका ऑपरेटिंग इनकम होगा क्या? नहीं, उसका ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ट्रेडर है मतलब गुड सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना। बट अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से अगर वो कुछ रेंट कमा रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो अदर इनकम में आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो जो इनकम है रेंट की इनकम, वो उसने अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शो की है क्या? प्रॉपर ग्रुपिंग दिखाया गया, प्रॉपर हेड में दिखाया गया, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड में दिखाया गया, वो सब चेक करेगा। सो वही है, देखो डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 में क्या बोलता है? रेंट शुड बी शोन अंडर व्हाट? अंडर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, सिंपल। और इनकम टैक्स एक्ट, क्या बेटा? इनकम टैक्स एक्ट मींस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रेंट इज टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर क्या होता है बेटा? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट? जो रेंट होगा, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो मतलब क्या हो गया? रेंट मिल रहा है आपको, वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो जो रेंट इनकम होती है वो इनकम टैक्स एक्ट में किधर जाती है बेटा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होती है, बिजनेस इनकम नहीं है ये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सबको पता है, टैक्स अभी पढ़ा है, चलो सुन लो। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कोई भी बंदा अगर मेरे को टैक्स भरना है, तो मेरी 5 हेड से इनकम कैलकुलेट होगी, राइट है? उसमें मैं कितना इनकम कमा रहा हूँ उसका टोटल होगा, फिर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। और वो 5 हेड है क्या? या तो पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कमा रहा हूँ, हो सकता है। सेकंड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरी कुछ प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से मुझे, मैंने रेंट पे दिया तो वहां से इनकम मिल रहा है, बराबर है? कितना हो गया? 2 सोर्स हो गया ना, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर तीसरा समझो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस से कुछ इनकम है मेरी, या प्रोफेशन जो भी है मेरा बिजनेस प्रोफेशन, उससे इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स हो रहा है, वो थर्ड। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, बिजनेस से इनकम हो गई, बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है? प्रोफेशन मतलब जैसे सीए है, सीएस है, या फिर अपना लॉयर है, डॉक्टर्स है, ठीक है? तो ये 3। उसके बाद फोर्थ क्या हो गया? कुछ कैपिटल गेन्स हुआ है क्या मुझे? कैपिटल गेन्स, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची तो उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, गेन हुआ, तो वो भी मेरा एक प्रॉफिट हो गया, उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो कितनी हेड्स ऑफ इनकम हो गई? 4। और फिफ्थ क्या है? अदर,
अदर सोर्सेस, क्या अदर सोर्सेस, मतलब जो ये 4 में नहीं आएगा वो किस में जाएगा, अदर सोर्स, समझा, वो किधर जाएगा, अदर सोर्स। तो फिफ्थ वन क्या हो गया, फिफ्थ वन अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में सब जो 4 हेड में नहीं आएगा, जो सैलरी, देखो 4 हेड कौन सा था मेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिला, जो बिजनेस प्रोफेशन से जो प्रॉफिट या गेन आएगा, फिर कैपिटल गेन से जो है आपको बेनिफिट, ये 4 हेड है। अब जो ये 4 में नहीं आएगा वो किस में जाएगा, 5वें में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गॉट इट, क्लियर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या, जैसे आपके बैंक में पैसा है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है आपको, ये सब क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना, लॉटरी से जीत गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि नहीं, तो वो सब आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी बेनिफिट हो गया, पड़ा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट तो अभी बैंक में एफडी रखा है, वहां से इंटरेस्ट मिलता है ना, तो एफडी के लिए कोई हेड है क्या, नहीं ना, तो किधर जाएगा, जिसके लिए कोई हेड नहीं है उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, खत्म, बराबर है, मालूम पड़ा, किधर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो याद रखने का बेटा। तो वही चीज है, फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अपना जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलता है वो किधर जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टैक्स के वो 5 हेड्स ऑफ इनकम, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि इधर था इसलिए बताया है, तो 5 हेड याद रखना, इन फ्यूचर टैक्स का सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आपको ये आएगा ही, डायरेक्ट टैक्स में ये 5 हेड याद रखना ही पड़ेगा। सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट या गेन्स होगा, और फोर्थ अपना कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो चारों में नहीं आएगा वो किधर आएगा, फिफ्थ वाले में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, चलो। तो ये सब हो गया बेटा अपना क्या, दिस ऑल आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ रेंटल इनकम, बराबर है, ये सब अपना वाउचिंग ऑफ रेंटल इनकम से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 12 पॉइंट्स है टोटल, तो एक बार फटाफट रिव्यू मारो मेरे साथ सब लोग, क्या क्या पॉइंट हो गया। पहला, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन नेम, डेट, सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर चेक करेगा, अमाउंट, पीरियड, सिग्नेचर, एरर्स ओमिशन कुछ नहीं होना चाहिए, वो ध्यान, उस पर ध्यान देगा वो, कट ऑफ ट्रांजेक्शन ध्यान से चेक करेगा, ईयर एंड के ट्रांजेक्शन, एरर्स, प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, रिकंसाइल करना पड़ेगा उसको, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में किधर दिखाते हैं, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और फाइनली इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर ये इनकम टैक्सेबल होती है, जो किस में आएगी, कौन से हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गॉट इट, क्लियर है, मालूम पड़ गया, बस ये माइंड में रखने का। चलो, अब वो तो आपकी कौन सी इनकम हो गई थी, रेंटल इनकम। चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा, डेंटल इनकम नहीं, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। अब आ जाओ इंटरेस्ट इनकम, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल डन प्राची, गुड। तो अभी क्या बेटा अपना वाउचिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम, अब अपने को देखना इंटरेस्ट इनकम, सब इनकम की बात हो रही है ना, वो क्या था, रेंट से मिला था, रेंट अपने को मिला, रेंटल इनकम हो गई, ये अपने को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड इनकम हो गई, सिंपल, गॉट इट। तो देखो, आ जाओ, अब अगर आप वाउचिंग कर रहे हो किसका बेटा, इंटरेस्ट इनकम का, तो सबसे पहला कॉमन पॉइंट रिसिप्ट, ठीक है। अब देखो इसमें एडिशनल पॉइंट में नॉर्मल सी बात है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नेम, डेट, बराबर है, वो सब कॉमन पॉइंट है, दिखाना तो दिखा सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ देखो क्या क्या पॉइंट्स है अपने को, पहला तो रिसिप्ट देखो, रिसिप्ट्स, टर्म्स, इंस्टॉलमेंट, रिकवरी, ठीक है, क्या इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, रेट, टीडीएस, रिकंसिलेशन एंड डिस्क्लोजर, बराबर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये 8 पॉइंट्स है, तो याद रखने का, ठीक है। बाकी आपको दिखाना है क्लाइंट नेम, डेट, तो कॉमन पॉइंट है, डेट करंट ईयर का हो, नेम क्लाइंट से रिलेटेड हो, एवरीथिंग। तो आ जाओ, अभी रिसिप्ट में क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना, रिसिप्ट, इंस्पेक्ट द काउंटर फॉइल, क्या, व्हाट इज गिवन इन रिसिप्ट, देखो वाउचिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम में पहला पॉइंट आपका रिसिप्ट, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है, बराबर है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है, नॉर्मल सी बात है, आपने किसी को लोन दिया रहेगा, या हो सकता है कि आपने कहीं पैसा डिपॉजिट किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो सब आपको मैच करना है, और उसके रिसिप्ट देखो, जो भी काउंटर फॉइल है, बराबर है, काउंटर फॉइल या कार्बन कॉपीज है, जब आपने रिसिप्ट इशू किया है,
तो उसको देखो, कैश बुक से कंपेयर करो, कैश बुक में एंट्री होगी ना बेटा, अगर इंटरेस्ट आया है तो कैश बुक में तो एंट्री दिखाया रहेगा, डेबिट में इंटरेस्ट इनकम दिखाया होगा आपने, तो वहां से कंपेयर करो कि उसका करेक्ट अमाउंट है क्या, वो करेक्ट अमाउंट पास हुआ है कि नहीं, बराबर। और बोरोवर्स अकाउंट जो है, बराबर है, बोरोवर्स अकाउंट, ट्रेस एंट्री इनटू बोरोवर्स अकाउंट फ्रॉम कैश बुक, बोरोवर अकाउंट भी ट्रेस करो ना भाई, बोरोवर्स मतलब समझो अगर किसी ने, किसी को आपने लोन दिया है वो तो बोरोवर हो गया ना, तो उसका अकाउंट भी चेक करो, क्या लोन अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब आपको देखना है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग गया था, लाइबल कितना हो गया था, इंटरेस्ट लाइबिलिटी उसके ऊपर कितनी थी, तो कितना क्रेडिट किया था, बराबर। अभी बोरोवर है, मालूम पड़ा, तो अब उसने क्रेडिट किया लगा, लेकिन बोरोवर हमारे लिए क्या हो गया, वो असेट है, उससे पैसा मिलने वाला है अपने को, हमारे लिए तो असेट है ना, बराबर है। तो उससे जितना पैसा अपने को मिलने वाला है हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है तो वो भी डेबिट करेंगे, जब दे दिया तो क्रेडिट करना है बस, अगर वो पे कर देगा तो क्रेडिट कर देंगे, मतलब उतना कम हो गया है कि नहीं, तो वो पूरा आपको चेक करना है, ट्रेस करना है। देखो बोरोवर वो है, ठीक है। अब अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हमारे लिए तो क्या हो गया, वो असेट हुआ ना, हुआ कि नहीं, अरे भाई हमारी कंपनी ने सामने वाले को लोन दिया तो हमारी कंपनी के लिए तो असेट है ना, वो पैसा मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा, है कि नहीं। तो असेट है मतलब वो डेबिट बैलेंस हो गया अपना, क्या हो गया, डेबिट बैलेंस, समझा। हाँ, हमने अगर लाइबिलिटी ली है तो हमारे लिए क्या हो गया, टेंशन। अगर हमने लाइबिलिटी ली है, हमने बोरो किया है, तो हमारे लिए टेंशन है कि नहीं, हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होगा कि भाई हाँ इससे लिया लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो लाइबिलिटी, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। बट हमने अगर किसी को लोन दिया है, बराबर है, सामने वाला बोरोवर है, तो वो हमारे लिए असेट है, उससे पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट, समझे कि नहीं, याद रखने का। तो ये सब पूरा चेक करना है, ट्रेस करना है, क्या है बोरोवर्स अकाउंट, क्या है एवरीथिंग, मालूम पड़ा कि नहीं, कॉमन चीज है ना, ये सब चेक करना ही पड़ेगा, मालूम पड़ा कि नहीं। ऑडिट करते टाइम पे टर्म्स देखोगे आप, क्या देखोगे, टर्म्स, एग्जामिन द एग्रीमेंट, एग्जामिन करो, इफ एनी विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और इवन अ रिसिप्ट, ठीक है। द रिसिप्ट और द लेटर वुड नॉर्मली मेंशन द टर्म्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट। अब एग्रीमेंट देखो, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी है आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या है, क्या टर्म्स है रिगार्डिंग इंटरेस्ट, बराबर। तो एवरीथिंग यू हैव टू सी दैट, एग्जामिन द एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन देख लो, इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट, इफ इंस्टॉलमेंट्स आर आल्सो रिसीव्ड, अगर सामने वाले ने आपको इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट दिया है, इंटरेस्ट के साथ साथ क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट लिया है, कॉमन सी बात है, ठीक है। इफ इंस्टॉलमेंट्स आर आल्सो रिसीव्ड अलोंग विद इंटरेस्ट, तो सी दैट ओनली द इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट भी लिया है और आप इंटरेस्ट इनकम में, अभी समझो आपको 10,000 रुपीज मिला, उसमें 2,000 आपका क्या है, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, 4,000 इंटरेस्ट है और 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल मतलब वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं वो लोग, ठीक है। तो टोटल 10,000 मिला है, तो 10,000 में से 4,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो आप इंटरेस्ट अकाउंट में 10,000 मत दिखा देना, इंटरेस्ट अकाउंट में कितना जाएगा, ओनली 4,000, जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वही जाएगा, समझे कि नहीं। तो इंटरेस्ट अकाउंट में आपको सिर्फ 4,000 दिखाना है, बाकी जो अपना 6,000 है, 6,000 है, वो बोरोवर्स के अकाउंट में एडजस्ट करने का, बराबर, कि इतना उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, तो वो सब प्रॉपरली आपने शो किया है क्या, तो वो सब कौन चेक करेगा यार, ऑडिटर, ठीक है। तो ये देखना है कि इंटरेस्ट एलिमेंट ही खाली क्रेडिट होना चाहिए, रिकवरी हो रही क्या प्रॉपर, इन केस ऑफ कंपनी सी वेदर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स आर रेगुलरली रिकवर्ड फ्रॉम ग्रुप कंपनीज ऑन ड्यू डेट। अगर समझो अपनी कंपनी ने अपने ही ग्रुप कंपनी को कुछ लोन दिया है, होता है ये सब, इसमें भी बहुत सारे घपले होते हैं कि हमने अपने अपना आ रहे अपना है, दे दिया, उससे अपना पहचान है, दे दिया, उसको लोन दे दिया, बराबर, फिर बाद में वो पैसा देता नहीं है, अपना है ना, छोड़ दे, दिखा देंगे कंपनी में अपना लॉस वीस दिखा देंगे, नहीं रिकवर हो पाया, तो ऐसा नहीं चलता। ऑर्डर को क्या देखना है, जो ग्रुप कंपनीज होगी ना, उसको अगर आपने लोन दिया है तो ड्यू डेट पे आप पैसा वसूल कर पा रहे हो क्या, वो सब चेक करना है, वो ड्यू डेट्स पे रिकवरी हो रही है क्या उसकी, बराबर है। अगर वो रिकवरी नहीं हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि देखो ग्रुप कंपनी को आपने लोन दिया, उधर से रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रहा है, समझा कि नहीं। तो ये सब पूरा वाउचिंग करना पड़ेगा, समझा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, वाउचिंग। और ये टर्म्स है, सेकंड वाला टर्म्स है, मतलब एग्रीमेंट,
जो एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या टर्म्स है, कभी इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट का अमाउंट है, राइट है, इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, सब टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है बेटा, राइट। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है। फिर रिकवरी के बाद क्या बोलता है अपने को, रेट। अब देखो रेट में क्या बोल रहा है बेटा, रेट में देखो क्या दिया है रेट में, इन केस ऑफ कंपनीज सी वेदर लोन गिवेंस आर एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट लेस देन यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब हो सकता है देखो कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने ग्रुप कंपनीज को या फिर जो उनके सब्सिडरीज है या फिर जिनसे उनका अच्छा रिलेशन है उनको लोन देंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये गलत है ना, इससे कंपनी का लॉस हो रहा है, उनके शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑडिटर को देखना है कि कितना इंटरेस्ट रेट है, और वो इंटरेस्ट रेट नॉट लेस देन यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। समझो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 7% से नीचे आप किसी को लोन नहीं दोगे, 7% इंटरेस्ट से नीचे आप लोन नहीं दोगे, चाहे वो कितना भी खास रहे आपका। भाई अगर आपका खास है तो आप अपने पर्सनल पॉकेट से दो, कंपनी के पैसे से लोन मत दो, कंपनी के पैसे से दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट लेना है, दैट्स इट, भले कोई भी रहे, ठीक है। फिर टीडीएस देखना है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, नेट ऑफ टीडीएस, see that interest is shown in the account of gross of TDS so that amount of TDS is shown as advance tax, बराबर। हाँ देखो टीडीएस समझो, टीडीएस अभी समझो आपको इंटरेस्ट मिला, आपको 4000 का इंटरेस्ट मिला, तो क्या होता है अगर आपको 4000 का इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो सामने वाला क्या करता है, टैक्स डिडक्ट कर लेता है, टैक्स डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो समझो उसने 400 का टैक्स डिडक्ट किया, तो आपके पास कितना आएगा एक्चुअली 3600, तो आपको बुक में 3600 नहीं दिखाना, आपको 4000 ही दिखाना है, बराबर 4000 दिखाना है, बाकी 400 आपको एडजस्ट करना है कि भाई ये हमने टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को, सामने वाले ने टैक्स काट लिया, मतलब वो गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। तो आपको दिखाना है इंटरेस्ट का अमाउंट 4000 ही, बट उसमें से एडजस्ट करना है कि 400 हमने टैक्स भर दिया, एडवांस टैक्स। तो टीडीएस एक तरह से क्या हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, कि भाई ये हमारा एडवांस टैक्स चला गया 400, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट पूरा ग्रॉस ऑफ टीडीएस रहेगा 4000, बट उसको एडजस्ट करना है कि भाई 400 अपना वो टैक्स डिपॉजिट हो गया, एडवांस टैक्स टाइप, एडवांस टैक्स। तो वो भी देखना है, वो भी किया है कि नहीं क्लाइंट ने, उनके अकाउंटेंट ने ये सब किया है कि नहीं प्रॉपरली। और टीडीएस सर्टिफिकेट, जो सामने वाला टैक्स काटेगा ना, उसे सर्टिफिकेट ले लेने का, टीडीएस सर्टिफिकेट, कि भाई वो 400 का टीडीएस सर्टिफिकेट दे दे मेरे को गवर्नमेंट को दिखाना तो पड़ेगा ना। फिर रिकंसाइल करेगा वो, बराबर है, लोन्स एंड एडवांसेस के शेड्यूल चेक करेगा, कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो सब चेक करेगा, कितना मिलने वाला इंटरेस्ट वो सब चेक करेगा, कुछ भी अगर डाउट हुआ, कुछ रिसीव नहीं हुआ है तो इंक्वायरी करेगा। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब इंटरेस्ट किधर दिखाते हो आप, इंटरेस्ट आपका अदर इनकम है, क्या बेटा इंटरेस्ट किधर आएगा, अदर इनकम में, समझा कि नहीं, इंटरेस्ट किधर शो करते हो आप, अदर इनकम, मालूम पड़ा कि नहीं। अब वो कहीं से भी आए, लॉन्ग टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट वॉट एवर, ठीक है, या लोन देके या कहीं इन्वेस्टमेंट किया है आपने, कहीं से भी आए, तो वो आपका किधर शो होता है, अदर इनकम। कोई भी अदर्स देखो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, आपका रेंटल इनकम, ये सब क्या है, सब अदर इनकम के ही है ना, समझे कि नहीं, अदर इनकम के हेड्स में ही आते हैं सब, क्लियर है। तो ये सब क्या करेगा, एक ऑडिटर चेक करेगा, रिकंसाइल करेगा, टीडीएस का देखेगा, रेट देखेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट सब लोगों को याद रखना, सब लोग याद रखना, उसको माइंड में फिक्स रखना सारे पॉइंट्स, व्हाट इट।